अस्सलामुअलैकुम। आज हम कुछ पीएमसी के पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे जो 2022 में आ चुके हैं। ठीक है, सो हियर इज़ द फर्स्ट एमसीक्यूज़ विच इज़ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब फोटोन एंड जंप टू हायर स्टेट। अच्छा, हमें पता है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है, ठीक है, और वो एब्जॉर्ब करता है फोटोन और वो जंप करता है हायर स्टेट में, जब वो जाता है तो उस हायर स्टेट को हम क्या कहते हैं? उस हायर स्टेट को हम कहते हैं रेस्टिंग स्टेट नहीं, ज़ीरो स्टेट नहीं, ग्राउंड स्टेट से तो वो आ रहा है जंप करके हायर स्टेट पे, तो उस स्टेट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच मूव्स हायर फ्रिक्वेंसी विल हैव लैम्डा ऑफ। अच्छा, ये जो लैम्डा है वी नो दैट कि ये फॉर वेवलेंथ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ठीक है, जो मूव करती हैं हायर फ्रिक्वेंसी में, ठीक है, उनका जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? वो शॉर्ट होती है, वो हाई होती है, या वो वेरी हाई होती है? अच्छा, इस पर हमें फार्मूला लगेगा। ठीक है, वी नो दैट फ्रिक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, वी नो दैट के फ्रिक्वेंसी का जो फार्मूला होता है, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, अब लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा और v और f यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब वी नो दैट कि लैम्डा और फ्रिक्वेंसी का कैसा रिलेशन है? लैम्डा और फ्रिक्वेंसी का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। इट मीन्स कि अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, हायर फ्रिक्वेंसी है, तो मीन्स कि जो लैम्डा है वो क्या होगा? वो शॉर्ट होगा, वो कम होगा। तो क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है और हमें पता है कि जब भी इन्वर्स रिलेशनशिप होता है तो अगर एक चीज़ ज़्यादा होती है तो दूसरी चीज़ उसके अपोजिट में कम होती है। तो अपने फार्मूले से भी देखना होता है कि आंसर जो है वो क्या हो सकता है। तो सिंपल, अगर हायर फ्रिक्वेंसी है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? इसकी वेवलेंथ हो जाएगी शॉर्ट। तो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच रेडिएशन पासिस थ्रू ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस पास होती हैं उन्हें हम गैमा रेज़ या फिर गैमा रेज़ कहते हैं। ठीक है, तो ये गैमा रेडिएशंस जो होती हैं ये पास करती हैं ब्लैक बॉडी में से। ये आपको फिजिक्स की बुक में आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक बॉडी शोज़। अच्छा, वी नो दैट कि ब्लैक बॉडीज़ जो होती हैं वो शो करती हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसका जो फुल टॉपिक है वो पूरा आपको मिल जाएगा आपकी फिजिक्स की बुक में। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट विल बी स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नो दैट कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम वी नॉट से शो करते हैं। ठीक है, आपको सारे यूनिट्स, सारे सिंबल्स अच्छे से याद होने चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। अच्छा, ये एमसीक्यूज है व्हाट विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेन के ई मैक्सिमम इज़ गिवन। हमें के ई जो दी गई है वो 5.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है और फोटोन ऑफ एनर्जी हमें दिया गया है 10.25। ये हमें के ई दी गई है और हमें फोटोन ऑफ एनर्जी 10.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए के ई का। वी नो दैट कि के ई मैक्सिमम जो होती है वो इज इक्वल्स टू स्टॉपिंग पोटेंशियल अपॉन एनर्जी होता है। किस तरह होता है इसका फार्मूला? इसका फार्मूला होता है ये के ई मैक्सिमम वी नॉट एन एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे हम इस फार्मूले को अरेंज कर लेंगे बिकॉज हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मालूम करना है। तो के ई यहाँ पे आ जाएगी और एनर्जी फोटोन ऑफ एनर्जी यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, फोटोन ऑफ एनर्जी है, वो हमने ई से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब के ई कितनी है? 5.0 और फोटोन ऑफ एनर्जी कितना है? 10.25। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 1 1 ज़ा 1, 1 5 ज़ा 5। ठीक है, अब 5 1 ज़ा 5 होता है और 5 5 ज़ा 25 होता है। तो इट मीन्स हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 25 भी नहीं होगा। अब ये 5 वोल्ट है या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब वी नो दैट कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वो वोल्ट होता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने अच्छे से फार्मूलाज़ को भी देखना है, आपको अच्छे से कैलकुलेशन भी आनी चाहिए और उनके सैम्बल्स और यूनिट्स भी अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनिहिलेशन प्रोसेस पार्टिकल्स मूव्स इन। एनिहिलेशन का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है कि हमारे पास एक तरफ से जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ से जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ रहा होता है वो ऊपर की तरफ जाता है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो नीचे की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, तो मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं वो जब कोलाइड करते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, एनिहिलेशन का प्रोसेस इस तरह से होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन नहीं, सेम वेवलेंथ नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं वो। ठीक है, तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है कि एनिहिलेशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव अ फुल वेव रेक्टिफायर पासिस डैश इनटू पॉजिटिव साइकिल। अब इसमें ये बता दिया गया है कि फुल वेव रेक्टिफायर है, वरना होता है ना कि हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव, तो इसमें ये बोला गया है कि एक फुल वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, उसमें पॉजिटिव साइकिल कब आएगा? ठीक है, अब हमें पता है, अच्छा लोअर हाफ में है, हाफ वेव तो होगा नहीं, इसका नन भी नहीं है, या लोअर हाफ होगा या अपर हाफ होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जब एक फुल वेव रेक्टिफायर होती है वो किस तरह से मूव करती है? वो इस तरह से मूव करती है। ठीक है, इस तरह से एक फुल वेव रेक्टिफायर मूव करती है। इसमें जो अपर हाफ होता है ये पॉजिटिव होता है
और जो लोअर हाफ होता है ये नेगेटिव होता है। मीन्स हमें पूछा जा रहा है जो पॉजिटिव साइकिल है, तो यानी जो पॉजिटिव साइकिल है वो क्या है, वो अपर हाफ में मतलब कि पॉजिटिव वाला है। अपर हाफ जो है इसका ऊपर का जो हिस्सा है वो पॉजिटिव है, तो अपर हाफ जो होगा इस ऑप्शन के लिए करेक्ट होगा। ठीक है, आपने फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर के एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमडीकेट के लिहाज से। अच्छा, अगला सवाल है एसी जनरेटर कन्वर्ट। ये तो बहुत ही बच्चों वाला है कि एसी जनरेटर जो होता है वो कन्वर्ट करता है डैश एनर्जी को टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऑफकोर्स इसमें ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो एसी में कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन कॉइल इज़ रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड द करंट पार्टिकल इज़। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कॉइल है जब उसको रोटेट करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जो करंट प्रोड्यूस्ड होता है वो कैसा होता है, वो डायरेक्ट करंट होता है, वो अल्टरनेट करंट होता है, एसी करंट होता है, या वो चेंज नहीं करता, या वो चेंज करता है कॉन्टिन्यूसली पैटर्न में। ठीक है, तो जो कॉइल रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, वो होता है एक तो वो एसी करंट होता है, दूसरा वो कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा होता है। ठीक है, करंट क्योंकि इस तरह से जा रहा होता है तो वो कॉन्टिन्यूसली पैटर्न में चेंज कर रहा होता है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। उसके बाद ये बहुत आसान एमसीक्यूज़ है, एडी करंट फ्लोज इन, वी नो दैट कि एडी करंट जो होता है वो क्लोज लूप में फ्लो करता है। ठीक है, अगला सवाल है ट्रांसफार्मर कैन कन्वर्ट। ऑफकोर्स ये भी सबको पता है कि ट्रांसफार्मर जो है वो कन्वर्ट करता है एसी वोल्टेज को इनटू डीसी वोल्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन अ बार मैग्नेट इज़ ब्रोकन फ्रॉम मिडल। जब एक जो बार मैग्नेट होता है, जो मैग्नेट का एक बार होता है, जब आप उसको बीच में से तोड़ते हो तो उसके जो पीसेस है उसके पास नॉर्थ और साउथ पोल में से कौन कौन से पोल्स जो है वो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक मैग्नेट बना लेंगे। ठीक है, ये हमने एक मैग्नेट बना लिया है, इसका ये वाला जो पोल है यहाँ पे नॉर्थ है और इस वाले पोल पे साउथ है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इस मैग्नेट को बीच में से तोड़ देती हूँ। ठीक है, मैंने इस मैग्नेट को बीच में से तोड़ दिया तो एक मैग्नेट का हिस्सा यहाँ पे आ गया, एक मैग्नेट का हिस्सा यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे साउथ पोल था तो यहाँ पे इसका नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल तो यहाँ पे इसका साउथ पोल आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी मैग्नेट को तोड़ते हैं, हर मैग्नेट के अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी एनर्जी होती है कि वो उसके अंदर जो होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, उसको हम जितनी दफ़ा तोड़ेंगे उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल्स वैसे ही रहेंगे, बिकॉज दे अट्रैक्ट। ठीक है, उनके अंदर अट्रैक्शन की पावर होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर अपोजिट चार्ज होते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ये होगा, बोथ साउथ एंड नॉर्थ पोल्स जो हैं वो बार मैग्नेट के तोड़ने से उसमें आते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज। हमारे पास जो सोलेनॉइड होता है, ठीक है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड किस तरह से होता है, क्लोज लॉन्ग सोलेनॉइड है। ठीक है, इस तरह से कुछ मैंने बहुत ही बुरी डायग्राम बनाई है, बट समझने के लिए हम देखते हैं। ठीक है, ये एक सोलेनॉइड है। ठीक है, इसमें ये ऐसे आ रहा है, फिर ये ऐसे है, ये इस तरह से। ठीक है, खैर अच्छा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है, इस वायर के अंदर, ठीक है, वो कैसी होगी, वो सेम नहीं होगी, वो यूनिफॉर्म यानी सेम होगी, या वो चेंज कर रही होगी हर एक पॉइंट पर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एक लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, वो अच्छा, तो हम कहाँ पे थे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म होती है बिकॉज ये पैरेलल होते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड द सोलेनॉइड वो सेम होती है एट ऑल पॉइंट्स पे, तो यूनिफॉर्म इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट जो होता है रेजिस्टेंस का वो हमें पता है ओम्स होता है। ठीक है, करंट का यूनिट जो होता है वो एम्पेयर होता है। यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है इस वाले का मैं ग्रीन से यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, मैंने इसके ऑप्शन यहाँ लिखे बिकॉज ऑप्शन आर सेम फॉर देम। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो एम्पेयर है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो एम्पेयर है, और जो रेजिस्टेंस का करेक्ट ऑप्शन है वो ओम्स है। सही है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज़ इन टर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इज़ इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V इज़ इक्वल्स टू आई आर जो होता है वो ओम्स लॉ है। इसमें अगर हम देखें तो आई एंड वी जो है वो क्या है, एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो करंट और वोल्टेज का रिलेशन है ओम्स लॉ के टर्म्स में, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है आई और वी जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। अगर इसका हम ग्राफ देखें तो वो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, लीनियर बनेगा क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो लीनियर हो जाएगा। आपको फॉर्मूलेज अच्छे से याद होंगे तो सारी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। ठीक है, आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो वैल्यू एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम इक्वेटर पे होती है, लीस्ट होती है पोल्स पे, या लीस्ट ऑन इक्वेटर। इसको हम ड्रॉ करके देखेंगे। इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से कि फॉर एग्जांपल ये मैंने एक बना लिया है। ठीक है, ये यहाँ पर ये बीच में सेंटर है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होता है हमारे पास अर्थ का, यहाँ पे इक्वेटर होता है ये। ठीक है, ये क्या होता है, ये इक्वेटर होता है, और जो ये सेंटर ऑफ अर्थ होता है, और जो ये वाले पॉइंट्स होते हैं, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ये हमारे पास पोल्स होते हैं। ठीक है, इन्हें हम पोल्स कहते हैं ना। ग्रेविटी का क्या सीन होता है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिस्कस कर रहे थे, वैल्यू ऑफ एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। ठीक है, मैंने वीडियो ऑन नहीं किया था और मैंने ऐसे ही समझा दिया, खैर मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ।
हमारे पास जो अर्थ होता है, ठीक है, उसके पास अर्थ में क्या होता है, इक्वेटर होते हैं और पोल्स होते हैं, ठीक है। इक्वेटर पे हमारे पास जो ग्रेविटी होती है वो लीस्ट होती है, ठीक है। पोल्स पे जो ग्रेविटी होती है वो मैक्सिमम होती है। आप ये कह सकते हो कि इक्वेटर से पोल्स तक की जो ग्रेविटी होती है वो बढ़ती है, ठीक है, और जो ग्रेविटी सेंटर में होती है वो क्या होती है, वो जीरो होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैक्सिमम ऑन इक्वेटर नहीं, इक्वेटर पे तो क्या होती है, लीस्ट होती है। लीस्ट ऑन पोल्स, पोल्स पे तो लीस्ट नहीं होती, पोल्स पे तो मैक्सिमम होती है, ठीक है। लीस्ट ऑन इक्वेटर, तो ये ऑप्शन करेक्ट है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लीस्ट ऑन इक्वेटर। तो option C is correct for this question. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.